हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो अब से हम देख रहे हैं सैलरीज का पार्ट। अब देखिए, आपको पता है कि सैलरीज का जो भी पार्ट है उसको लेंदी पार्ट बोला जाता है, बारी भरकम पार्ट बोला जाता है, क्योंकि इसमें छोटे से लेके बड़े टॉपिक्स बहुत सारे कवर हो जाते हैं जो कि एक या दो या तीन वीडियो में पॉसिबल नहीं होते। तो हमें क्या करने पड़ेंगे, इसके और भी वीडियोज़ कवर करने पड़ेंगे। तो एक एक करके सारा पार्ट कवर कर लेंगे। आज हम देख रहे हैं बेसिक सैलरी का पार्ट, अगली वीडियो में देखेंगे ग्रेचुइटी का। इसी तरीके से और भी टॉपिक आते जाएंगे, जैसे लीव सैलरी एनकैशमेंट का पार्ट हो गया, पेंशन हो गया, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन हो गया, प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी का पार्ट हो गया, अलाउंसेस हो गए, परक्यूजिट्स हो गए, डिडक्शंस हो गए, वो सारे पार्ट कवर होते जाएंगे। अब देखिए, आपको क्यों दिक्कत होती है, क्योंकि आप बोलते हो लेंथ दिया सर पार्ट, लेकिन आपने थियोरटिकल कॉन्सेप्ट के साथ छोटे छोटे क्वेश्चन कवर नहीं करे। अगर वो किए होते तो आपके बड़े क्वेश्चन भी आराम से आ जाते। बड़े क्वेश्चन हमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ थियोरटिकल कॉन्सेप्ट को समझना है। तो उससे रिलेटेड मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन सारे कवर कर लिए हैं। इसको सीए की तरह मत लेना, क्योंकि उसमें तो क्या है, बड़े क्वेश्चन भी वो कवर करते हैं, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा कि आपको इतने बड़े बड़े क्वेश्चन कवर कराऊं। लेकिन थियोरटिकल कॉन्सेप्ट आपको छोटे छोटे क्वेश्चन के थ्रू आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं, मीनिंग ऑफ सैलरीज एंड सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। देखिए, अब सैलरी का मतलब तो आपको भी पता है, क्योंकि आपने भी जॉब की हुई है। तो आपका एम्प्लॉयर क्या करता है, आपके सर्विस के बदले में आपको जो भी पेमेंट करता है वो सैलरी कहलाती है। और वो टैक्सेबल कैसे होगी, इनकम फ्रॉम सैलरीज के फॉर्म में। अब देखिए, अलग बात है कि वो स्लैब रेट ये लगती है, उसके अकॉर्डिंग आपका सैलरी का पार्ट आता है। और जरूरी नहीं कि टैक्सेबल हो, क्योंकि कईयों को क्या होती है, स्लैब रेट से कम ही सैलरी मिलती है, तो जरूरी नहीं है कि उनका पार्ट टैक्सेबल होता है। तो वो स्लैब रेट का जो भी पार्ट है या असेसमेंट का पार्ट है वो तो आगे देखेंगे। अभी हम नॉर्मल देख रहे हैं कि सैलरी में क्या क्या आ सकता है। तो जनरली क्या बोल रहा है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए। एम्प्लॉयर कौन है, पेयर, जो कि क्या कर रहा है, आपको अमाउंट दे रहा है। एम्प्लॉय कौन है, पेई, जिसको अमाउंट मिल रहा है। एम्प्लॉयर है मास्टर, एम्प्लॉय क्या है, सर्वेंट। देखिए, आप ये चीज़ रख लेना, WWH, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, यानी जब भी आपको एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप देखना है तो आपको क्या देखना पड़ेगा, WWH। डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, वॉट। डब्ल्यू का मतलब क्या है यहाँ पे, वैन। और इसका मतलब क्या, हाउ। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर क्या बता रहा है कि क्या काम करना है, वॉट मतलब क्या काम करना है, डब्ल्यू यहाँ पे इस डब्ल्यू का मतलब है वैन, कि कब काम करना है। और हाउ का मतलब क्या हो गया, कैसे काम करना है। तो आप देख सकते हो कि आपको ड्यूटीज़ दे दी गई। वॉट मतलब क्या हो गया, क्या काम करना है, तो आपको ड्यूटीज़ किसने दी, मास्टर ने सर्वेंट को दी, वैसे ही एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ड्यूटीज़ दे दी। इसी तरीके से हाउ, हाउ का मतलब क्या हो गया, कैसे करना है। वैन का मतलब कब करना है, तो एक टाइमिंग प्रॉपर दे दी गई कि आपको इस टाइमिंग में काम करना है। एक आपको हमने टारगेट दे दिया, वो आपको अचीव करना है। हाउ का मतलब क्या हो गया, कैसे करना है। तो वो कैसे करने के लिए क्या होगा, जो भी एम्प्लॉयर है वो गाइड करेगा, वो सुपरवाइज करेगा, डायरेक्शन देगा। तो जैसे ही वो रिलेशनशिप आ जाता है तो उस केस में क्या बोलेंगे, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप आ गया। और उस केस में सैलरी का पार्ट आएगा। कुछ केसेस में क्या होता है, आपको लगता है सैलरी का पार्ट है, लेकिन वो सैलरी का पार्ट ना होते हुए इनकम फ्रॉम पीजीबीपी का या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, IFOS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बन जाता है। तो आगे बहुत सारे मैंने एग्जांपल दिए हुए हैं। अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि क्या होगा कि मैं यहाँ बता दूंगा फिर वहाँ भी बताऊंगा, तो डबल डबल टाइम लगेगा। इससे हम साथ साथ पढ़ते जाते हैं, वीडियो भी कम जैसे बोलेंगे कि मिनट भी कम लगेंगे और आपको समझ में भी पूरा आ जाएगा। बेसिक एलिमेंट क्या दे रखे हैं, पेयर एंड पेई मस्ट हैव एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, और मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे पेयर कौन है, एम्प्लॉयर, और पेई कौन है, प्राप्तकर्ता कौन है, एम्प्लॉय है। एम्प्लॉयर कौन है, मास्टर, और एम्प्लॉय कौन है, सर्वेंट। एंड पेमेंट मस्ट हैव बीन मेड बाय द एम्प्लॉयर इन सच कैपेसिटी। सच कैपेसिटी मतलब ओनर की कैपेसिटी में, एम्प्लॉयर की कैपेसिटी में एम्प्लॉयर ने पे किया है, मास्टर की कैपेसिटी में एम्प्लॉयर ने पे किया है। यानी एक तरीके से वो ओनर है, उसी कैपेसिटी में उसने क्या कर रखा है, एम्प्लॉय को पे किया है। और उसी वजह से वो क्या कर सकता है, सामने वाले को गाइड कर सकता है, डायरेक्शन दे सकता है, सामने वाले को काम करने के लिए बाउंड कर सकता है, क्योंकि उसने ड्यूटीज़ दी है सामने वाले को, उसको वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ड्यूटीज़ पूरी करनी पड़ेगी एम्प्लॉय को, ठीक है। तभी यहाँ पे क्या बोल रहा है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, ए पेमेंट कैन बी कॉन्स्टिट्यूट एज सैलरी ओनली इफ पेयर इज द एम्प्लॉयर एंड पे इज द एम्प्लॉय ऑफ द पेयर। कितना सिंपल बोल रखा है। इसमें यही कहा गया है कि देखिए, एक पेमेंट, एक भुगतान को वेतन कब माना जाएगा, सैलरी कब माना जाएगा, जब पेयर यानी भुगतान करने वाला एम्प्लॉयर हो, और जो पे यानी पाने वाला एम्प्लॉय हो, जो कि उस पेयर का एम्प्लॉय है, मतलब उस एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय है, सीधी सी बात। तो देखिए, क्राइटेरिया क्या है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप का, द की क्राइटेरिया टू होल्ड दिस रिलेशनशिप इज दैट एम्प्लॉय इज ऑलवेज बाउंड टू वर्क एज पर डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर जो भी डायरेक्शन देगा, जो भी गाइडेंस देगा, जो भी निर्देश देगा, वो एम्प्लॉय को मानने पड़ेंगे, ठीक है। तो एम्प्लॉय को जो भी ड्यूटी दी गई है, जो भी दायित्व दी गए हैं, जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी दी गई है, वो उसको फॉलो करनी पड़ेगी एक तरीके से। पेमेंट इन एम्प्लॉयर्स कैपेसिटी, दूसरा क्या बोल दिया, टू ट्रीट एनी पेमेंट एज सैलरी इट इज़ नेसेसरी दैट पेयर मतलब एम्प्लॉयर बीइंग द एम्प्लॉयर, ये बोल दिया, मस्ट हैव मेड द पेमेंट इन सच कैपेसिटी। इसका मतलब एम्प्लॉयर जब पे कर रहा है तो उस वक्त वो एम्प्लॉयर की कैपेसिटी में ही पे कर रहा है, ना कि किसी और कैपेसिटी में।
तो सीधी सी बात है, जब भी क्या करेगा वो सैलरी का पार्ट जब भी आएगा तो वो एम्प्लॉयर की कैपेसिटी में ही देगा। ठीक, यानी देखिए एम्प्लॉयर की कैपेसिटी का मतलब क्या हो गया कि इनके बीच में, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है, जो कि आगे आपको दे रखा है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस का मतलब क्या हो गया कि एम्प्लॉयर सामने वाले को क्या कर सकता है, जो भी ड्यूटीज़ दे रहा है उसको डायरेक्ट और कंट्रोल कर सकता है, और साथ में ये भी बता सकता है कि किस तरीके से आपको परफॉर्मेंस करनी है, तो वो एम्प्लॉय को बता रहा है। इसलिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग आ पा रहा है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, सेवा का अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। तो देख लेना, ये पढ़ के आपको ये बोल रखा है जो मैंने बताया। और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस का मतलब क्या है, सेवा के लिए अनुबंध। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, फिर पढ़ के देख लेना तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं होता, इसमें होता है। ठीक है, अब देखिए इसके लिए जो पर्टिकुलर, इसके लिए मैं खुद का ही एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे मेरे पास एक कंप्यूटर की एजेंसी है, आपको पता होगा कि आपके अलग अलग एरिया के हिसाब से, स्टेट के अकॉर्डिंग, कभी कभी गवर्नमेंट क्या करती है, कोई सर्टिफिकेट कोर्स लेके आ जाती है। जैसे मेरे पास क्या है, एक RSCIT का कोर्स है जो कि मैं कंप्यूटर से रिलेटेड है, बेसिक, जो कि बच्चों को प्रोवाइड करता हूँ, और वो गवर्नमेंट क्या करती है, उसके थ्रू एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देती है। तो एक एजेंसी है जिसका नाम है RKCL। एजेंसी क्या, एक मान के चलो ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, RKCL। तो ये मैं क्या हो गया, एक तरीके से एजेंट हो गया। मेरा क्या हो गया, अकाउंट्स विद चिराग नाम हो गया। अब उन्होंने बोला कि आपको क्या करना है, एक साल में 25 बच्चे लेके आने हैं, यानी पढ़ाना है उनको एक तरीके से, मिनिमम इतने तो आपको क्या करना है, 25 बुक करने ही करने हैं बच्चे। अब अगर आप इन्हें इससे कम करते हो तो पेनल्टी लगेगी। उन्होंने मुझे गाइडलाइंस बता दी। अब वो मेरे ऊपर है कि किस तरीके से मैं अरेंज करता हूँ, किस तरीके से मैं परफॉर्मेंस करता हूँ, वो मेरे ऊपर है। उन्होंने मुझे एक तरीके से ड्यूटीज़ दे दी कि आपको क्या करना है, ये पर्टिकुलर काम करना है, गाइडलाइंस दे दी जो भी मुझे फॉलो करनी है, कि आपके पास 5 कंप्यूटर होने चाहिए, नेटवर्क कनेक्शन होना चाहिए, यानी मिनिमम 5 कंप्यूटर होने चाहिए या उससे ज़्यादा होने चाहिए। जो भी क्राइटेरिया वो मैं फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद जैसे काम करना है, बच्चे कैसे लेके आने हैं, कैसे पढ़ाने हैं, वो मेरे ऊपर है। ठीक है, तो उस केस में क्या हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस नहीं हुआ, वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस हुआ। तो उस केस में क्या है, बच्चों से जो भी फीस मिल रही है उसमें से जो RKCL अपने पास रख रहा है और बाकी जो बच रहा है, वो मेरी किसकी इनकम हुई, वो मेरे बिजनेस की इनकम हो गई, ना कि मेरी सैलरी की इनकम। यही तो पार्ट है। जैसे सपोज करो कि मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, अब मेरा कोचिंग का काम ही है, तो वो मेरा कोचिंग का काम है, तो वो मेरे क्या हो गया, एक तरीके से प्रोफेशन से रिलेटेड हो गया। तो मुझे पता है कि वो मेरे PGPP में जाएगा, PGBP में जाएगा, ना कि मेरी सैलरी वाले पार्ट में जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप आ ही नहीं रहा, क्योंकि मैं तो बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो वैसे ही यहाँ पे भी RKCL जो एक संस्था है, जो कि एक प्रिंसिपल हो गया, और मैं क्या हो गया, एजेंट हो गया उसका, क्योंकि मैंने एक तरीके से एजेंसी ले रखी है इससे, ताकि मैं बच्चों को पढ़ा सकूं। तो उस केस में क्या बोलेंगे कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये बोल रखा है, हाउएवर इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस द कॉन्ट्रैक्टी कैन सिंपली डिसाइड एंड कोड द ऑब्जेक्ट और टारगेट टू बी अचीव्ड, बट कैन नॉट डिसाइड और डायरेक्ट द मैनर ऑफ परफॉर्मेंस। ये उसी तरीके से हो गया कि आपने कोई इवेंट वाला बुक कराया और उसको बोल दिया कि मेरे को क्या करना है, बर्थडे बच्चे का मनाना है, तो उसके लिए रेट्रो थीम अपनानी है। क्या अपनानी है, रेट्रो थीम। और क्या है कि आपने सामने इवेंट वाले को बोल दिया कि मेरा तो टारगेट क्या है, 50,000 रुपीज़ का ही है, इतने में आपको करवाना है, यानी जो हो जाएगा आपका तो बता देना। तो इवेंट वाला क्या बोलेगा, हाँ हो जाएगा। तो जनरली इवेंट वाला अपने अकॉर्डिंग काम करेगा। ठीक है, कि मुझे किस अकॉर्डिंग 50,000 में अपनी सेविंग भी करनी है, और मेरी क्या कॉस्ट लगती है उसके अकॉर्डिंग सामने वाले को मेरे को सर्विस प्रोवाइड करनी है। तो वो क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। तो एक तरीके से उसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं हुआ, वो तो आपको भी पता है। तो सीधी सी बात है, इवेंट मैनेजमेंट वाले का वो काम है सर्विस देना, तो एक तरीके से वो इसके बिजनेस की इनकम हो गई, क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस हो गया, ना कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, जबकि कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में नहीं होता। एजेंट प्रिंसिपल का भी मैंने बता दिया आपको। देखिए, जब भी एक एजेंट प्रिंसिपल को क्या करता है, जो भी गुड्स होता है वो बेचने का काम करता है और कमीशन उसको मिलता है, या मान के चलिए कि प्रॉफिट का कोई हिस्सा मिल जाता है उसको, बार बार मिलता रहता है, तो उसका काम ही एजेंट का। तो वो किस में जाएगा, उसके प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ना कि सैलरी में। इफ ए पर्सन इज एक्टिंग एज एन एजेंट फॉर हिज प्रिंसिपल, एनी कमीशन और रेम्यूनरेशन अर्न बाय द एजेंट इज नॉट टैक्सेबल अंडर दैट सैलरी। दिस इज बिकॉज एन एजेंट इज नॉट द एम्प्लॉय ऑफ हिज प्रिंसिपल। इस तरीके से बोलिए कि सर एजेंट का रेगुलर काम नहीं है, वो उसका बिजनेस से रिलेटेड है ही नहीं, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा, ना कि सैलरी में जाएगा। इस तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा पार्ट ध्यान में रखना पड़ता है। अब देखिए बोल रहा है, सैलरी रिसीव्ड बाय अ पार्टनर फ्रॉम इट्स फर्म शैल नॉट बी टैक्सेबल एज सैलरी। ये याद रख लेना, क्योंकि ये किस में जाएगा, उसके प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन में जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप फर्म और पार्टनर के बीच में नहीं होता। ठीक है, एक तरीके से पार्टनर क्या है, फर्म का ओनर ही है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप उनके बीच में होगा ही नहीं। तो यहाँ पे जो भी पार्टनर को सैलरी मिल रही है, वो एक तरीके से क्या है, प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन है।
तो उस केस में ये प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन में चले जाएगा, किसके, पार्टनर के, ठीक, उसके सैलरी वाले पार्ट में नहीं जाएगा। ये एग्जाम में आ सकता है। सैलरी रिसीव्ड बाय प्रोपराइटर फ्रॉम इज प्रोपराइटरशिप फर्म इज नॉट एन इनकम, वही प्रॉफिट का क्या हो रहा है, एक तरीके से एप्रोप्रिएशन हो रहा है। एज प्रोपराइटर एंड प्रोपराइटरशिप फर्म आर द सेम पर्सन एंड नो वन कैन अर्न फ्रॉम हिमसेल्फ, क्योंकि देखिए इसमें बोल रहा है कि ये सिंगल फॉर्म है, प्रोपराइटरशिप की बात कर रहा है तो एक इंडिविजुअल फॉर्म है, और वो जो पर्सन है इंडिविजुअल वो खुद से ही थोड़ी कमा सकता है, तो सीधी सी बात है एक तरीके से सैलरी में नहीं जाएगा। वैसे क्या बोल दिया, रेम्यूनरेशन टू डायरेक्टर। अब देखिए याद रखना कि अगर डायरेक्टर एम्प्लॉय की कैपेसिटी में काम कर रहा है, एम्प्लॉय की कैपेसिटी में काम कर रहा है, तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप आ रहा है, मतलब डायरेक्टर एज ए एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो उस केस में क्या हो गया, सैलरी का पार्ट आएगा, ठीक है। डायरेक्टर को जो भी रेम्यूनरेशन मिल रहा है वो इसके सैलरी के फॉर्म में टैक्सेबल होगा, नहीं तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। इसका मतलब अगर वो एम्प्लॉय की कैपेसिटी में काम नहीं कर रहा तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। जैसे डायरेक्टर को क्या मिलती है, सिटिंग फीस मिलती है, जो भी मीटिंग है उसमें बैठता है तो उसमें क्या मिलती है, उसको बैठने की सिटिंग फीस मिलती है, वो टैक्सेबल किस में होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। तो देखिए क्या बोल रहा है, रेम्यूनरेशन टू डायरेक्टर फ्रॉम इस कंपनी कैन बी ट्रीटेड एज सैलरी ओनली इफ द डायरेक्टर इज एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, अदरवाइज द सेम शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो अगर वो एम्प्लॉय की कैपेसिटी में है तो सैलरी के फॉर्म में, नहीं तो वो नॉर्मल डायरेक्टर की कैपेसिटी में है और एम्प्लॉय की कैपेसिटी में नहीं है तो उस केस में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चले आएगी। तो इसी तरीके से एक एग्जाम्पल में ये भी दे रखा है कि डायरेक्टर की अगर सिटिंग फीस है तो वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगी, ठीक है। रेम्यूनरेशन तो जाएगा ही जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में अगर वो एम्प्लॉय की कैपेसिटी में नहीं है, लेकिन डायरेक्टर की सिटिंग फीस, ये नोट वाला याद रख लेना क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है। इस टाइप से बहुत बार आ चुके हैं या मेरे हिसाब से आ भी सकते हैं, क्योंकि देखिए थोड़े से क्या होते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाले होते हैं। पेंशन रिसीव्ड बाय विडो और लीगल हेयर ऑफ डिजीज्ड एम्प्लॉयज नॉट टैक्सेबल एज सैलरी एज नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द पेयर एंड द पेई, क्योंकि जो पेई था, जो पाने वाला था, उसकी डेथ हो गई तो उसके बिहाफ पे उसके लीगल हेयर, वैधानिक उत्तराधिकारी, यानी वही जैसे फादर की डेथ हो गई तो सन को मिल गया, या जो भी नॉमिनी है उसको मिल गया। वैसे क्या बोल दिया कि पति की डेथ हो गई तो पत्नी को, पेंशन रिसीव्ड बाय द विडो, पेंशन मिल गई। हाउएवर सच अमाउंट शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, लेकिन वो किस में जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। अब ये बोल रहा है रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय जजेस। अब देखिए ये बोल रहा है कि इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरीज इवन दो दे आर नॉट हैविंग एनी एम्प्लॉयर। Concluding the above discussion, a payment received for service rendered from a person other than employee is not taxable under the head salary, but may be taxed under the head profit and gains of business or profession or income from other sources. देखिए इसमें थोड़ी सी क्या है, मिस्टेक हो गई थी कि ये पैराग्राफ यहाँ पे जाके मिल गया था, इस चक्कर में लग रहा था कि ये इसका पार्ट है, इसका पार्ट नहीं। ये क्या बोल रहा है कि कंक्लूडिंग द अबाउट डिस्कशंस, जो भी हमने ऊपर की, तो ये बोल रहा है कि पेमेंट जो भी रिसीव हुआ किसी पर्सन को जो कि उसने सर्विस दी थी, अब उसने जो सर्विस दी वो किसको दी, एम्प्लॉयर के अलावा किसी अदर पर्सन को दी, तो वो सैलरी में नहीं आएगी क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं आ रहा। तो इस केस में क्या होगा, वो किसी और हेड में जाएगी, या तो पीजीबीपी में या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। जैसे मैंने क्या बताया कि पार्टनर से एक तरीके से क्या उसको सैलरी मिल रही है तो फर्म दे रही है, तो यहाँ पे आपको बताया कि फर्म और पार्टनर में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं होता, तो जो भी सैलरी हो गया, बोनस हो गया, कमीशन का पार्ट हो गया, वो उसके किस में जाएगा, पीजीबीपी में जाएगा। इस तरीके से आपको सोचना है। अब देखिए मैंने एक और एग्जांपल नीचे लिया जिससे आपको पता चल जाएगा कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा या किसी में जाएगा। जैसे मान के चलिए कि एक यूनिवर्सिटी का टीचर है, उसको अपनी यूनिवर्सिटी से, या मान के चलिए कॉलेज का टीचर है, उसको कॉलेज से क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है, तो वो सैलरी किस में जाएगी, सैलरी हेड में, उसको पता है। लेकिन कभी कभी क्या करता है, वो एग्जामिनर के फॉर्म में भी काम करता है, इन्विजिलेटर के फॉर्म में भी काम करता है। जैसे एग्जामिनर के फॉर्म में काम करता है तो कभी कभी वो बोर्ड की कॉपियाँ हो गई या कॉलेज की कॉपियाँ हो गई, वो जनरली चेक करने का काम करता है, तो उसको जो भी एक्स्ट्रा फीस मिली वो किस में जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा, क्योंकि वो सैलरी के फॉर्म में नहीं है, वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशनशिप के फॉर्म में नहीं है, तो वो किस में जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। तो इन डिस्कशन के थ्रू यही बोल रखा है, तभी मैंने क्या करा, थोड़े से और इंपॉर्टेंट पॉइंट कर लिए और 3 मैंने एक्स्ट्रा और ऐड कर लिए। तो देखिए क्या बोल रहा है, ऑफिशियल लिक्विडेटर, एन ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंटेड बाय कोर्ट और बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट would also become an employee of the central government. Consequently, the remuneration due to him would also be assessable under the head salaries. तो इसका मतलब क्या, कोर्ट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसको अपॉइंट किया, लिक्विडेटर को अपॉइंट किया है, तो इस केस में क्या है, वो एम्प्लॉय बन जाएगा, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट या जो भी गवर्नमेंट है या कोर्ट है वो एम्प्लॉयर बन जाएगा। तो उस केस में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप आ गया और वो सैलरी के अंदर उसका पार्ट जाएगा। प्रोफेसर, अब देखिए प्रोफेसर का मैंने आपको बता दिया अभी, चाहे आप टीचर की बात कर रहे हो वो किसी स्कूल में पढ़ा रहा है तो उसके हिसाब से देख सकते हो, कोई प्रोफेसर की बात कर रहे हो जो कि यूनिवर्सिटी में क्या कर रहा है, टीच कर रहा है, तो उसको जो भी मंथली सैलरी मिल रही है वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशनशिप के फॉर्म में,
लेकिन मान के चलिए कि जो भी एग्जामिनेशन फ़ीस के फॉर्म में उसको क्या मिलता है, कुछ ना कुछ पार्ट मिलता है, इन्विजिलेटर के फॉर्म में उसको कुछ ना कुछ पार्ट मिलता है, बोर्ड की कॉपीज़ या यूनिवर्सिटी की कॉपी चेक करने के फॉर्म में इसको जो पार्ट मिलता है, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको ये याद रखना है कि देखिए जब भी हम मंथली सैलरी की बात करते हैं तो वो एक ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ, हम बोल सकते हैं कि ऑर्डिनरी नॉर्मल एक तरीके से क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट के दौरान, यानी हम बोल सकते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है उसके दौरान एक तरीके से उसने सर्विस दी अपनी, तो उस केस में तो क्या है, मंथली सैलरी क्या होगा, इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट बनेगा। लेकिन एग्जामिनेशन फ़ीस की बात कर रहे हैं, एग्जामिनरशिप फ़ीस की बात कर रहे हैं जैसे, और इन्विजिलेटर के फॉर्म में बात कर रहे हैं, या हम बोल सकते हैं कि बोर्ड की कॉपी चेक करने के फॉर्म में बात कर रहे हैं, तो उसका नॉर्मल काम नहीं है, वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का पार्ट नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, वो सारा का सारा पार्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। तो एक बार आप ये चेक कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा, सिंपल सा पार्ट है कि मंथली सैलरी एक तरीके से क्या है, सैलरी वाले पार्ट में आएगी, और जो नॉर्मल पार्ट आपको मिल रहा है किसके फॉर्म में, एग्जामिनरशिप फीस के फॉर्म में, इन्विजिलेशन के फॉर्म में एक तरीके से, और मैंने दूसरा क्या पार्ट बताया, जैसे आप कॉपी चेक कर रहे हो एग्जाम की, उनसे रिलेटेड फॉर्म में, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चले आएगा। फिर आपको दे रखा है टैक्स फ्री सैलरी का पार्ट। देखिए इसमें जनरली ये बोल रहा है कि अगर एक एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से टैक्स फ्री सैलरी मिल रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि उस पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, टैक्स फ्री सैलरी का मतलब ये हो गया कि एम्प्लॉयर ने एस्टिमेटेड टैक्स क्या कर दिया, उस सैलरी पे जो भी लग रहा है वो गवर्नमेंट में जमा करा दिया। ठीक है, तो जब भी एम्प्लॉय की इस सैलरी का असेसमेंट होगा, मतलब उसके टैक्सेबिलिटी का पार्ट निकलेगा, तो टोटल इनकम में जो भी टैक्स निकला था, जो भी टैक्स एस्टिमेटेड टैक्स एम्प्लॉयर ने निकाला, वो वापस से जोड़ दिया जाएगा, और एक तरीके से ग्रॉस सैलरी का पार्ट बनेगा, और उसके हिसाब से टैक्स कैलकुलेट होगा, ये बोल रहा है। देखिए बोल रहा है, इफ़ एनी एम्प्लॉय रिसीव टैक्स फ्री सैलरी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर, इट डज नॉट मीन दैट इट विल नॉट बी टैक्स। टैक्स फ्री सैलरी मीन्स that the estimated tax on the salary is paid by the employer direct to the government, and at the time of assessment of employee it is included in his total income along with his salary। ठीक है, तो जो भी उसको टैक्स फ्री सैलरी मिली उसके साथ टैक्स के पार्ट को वापस से जोड़ दिया जाएगा, जिससे वो ग्रॉस सैलरी का पार्ट बन जाएगा। द टैक्स सो पेड बाय द एम्प्लॉयर इज हाउएवर डीम्ड टू हैव बीन पेड ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय, एंड टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर इज एडजस्टेड अगेंस्ट द टोटल टैक्स पेबल बाय द एम्प्लॉय। तो देखिए इसमें नॉर्मल बस यही सोचना पड़ेगा, ज़्यादा टिपिकल मत सोचना कि जो भी टोटल टैक्स निकला वो ग्रॉस सैलरी पे निकला, और टोटल टैक्स में से जो भी एम्प्लॉयर ने टैक्स पे कर दिया वो लेस कर दिया जाएगा, क्योंकि वो तो पहले ही पे हो चुका है, वो वापस से एम्प्लॉय थोड़ी पे करेगा, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बिहाफ पे वो पे कर चुका है। पर हमने ऐड क्यों करा है, क्योंकि हम ग्रॉस सैलरी का पार्ट देखना चाहते हैं और उसके हिसाब से हम क्या करना चाहते हैं, टैक्स निकालना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारी कंडीशन आपकी आएगी या क्वेश्चन आएंगे मेरे हिसाब से, जिसमें आपको बताऊंगा कि लेस किया हुआ अमाउंट है और वापस से हमने क्या करा है, ग्रॉस किया हुआ है। ठीक है, इलस्ट्रेशन का पार्ट आपको दे रखा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रिसिप्ट शुड बी ट्रीटेड एज सैलरी और नॉट। ए टीचर रिसीव एमोलीमेंट्स इन काइंड फ्रॉम स्कूल इन विच ही टीचर्स। जिस स्कूल में वो पढ़ाता है वहाँ पे उसको सैलरी के फॉर्म में क्या मिला, कैश नहीं मिला, काइंड, मतलब कैश के अलावा दूसरी चीज़ें मिल गई। तो आपको बोल रहा है कि यस, ये एक तरीके से क्या होगा, सैलरी के फॉर्म में टैक्सेबल होगा, यानी इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट बनेगा, क्योंकि बोला इट इज़ इमेटेरियल वेदर सैलरी हैज़ बिन रिसीव्ड इन कैश और इन काइंड, चाहे कैश में मिले चाहे काइंड में मिले। ये कुछ ऐसी इलस्ट्रेशन कवर करके मैंने दे दिए जिससे आपको आइडिया हो जाए। और इसमें क्या है, मैंने एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का पार्ट भी कवर किया है, जो कि मैं ऊपर कवर कर सकता था, लेकिन यहीं पे मुझे एक तरीके से क्वेश्चन के फॉर्म में मिल गया, तो इसलिए मैंने यहाँ कवर करवा दिया। ये बोल रहा है टीचर ऑफ ए कॉलेज रिसीव फी फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी फॉर चेकिंग आंसर शीट्स। देखिए आ गया, तो आंसर शीट चेक करने पर उसको जो फीस मिल रही है, तो देखिए इसका ऑर्डिनरी एम्प्लॉयमेंट का पार्ट नहीं है, नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट का पार्ट नहीं है, क्योंकि नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट का पार्ट क्या होता है, उसका पढ़ाना, पढ़ाने पर जो भी उसको सैलरी मिलती है वो इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट होती है। लेकिन आंसर शीट चेक करने पर जो भी फीस मिल रही है वो इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट नहीं बनेगी, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बनेगी, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशनशिप के फॉर्म में काम नहीं हो रहा। नो, एज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप डज नॉट एग्जिस्ट बिटवीन पेयर एंड पे, कॉलेज टीचर इज नॉट द एम्प्लॉय ऑफ द यूनिवर्सिटी, सच रिसिप्ट शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आ गया। इसी तरीके से बोल दिया, ए पेमेंट मेड टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर। देखिए याद रखना कि जो एमपी बोलते हैं, एमएलए बोलते हैं, तो वो जनरली क्या है, किसके थ्रू इलेक्ट किए गए हैं, जनता के थ्रू, ये बोला जाता है। तो उस केस में जो भी उनकी इनकम होती है वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशनशिप के फॉर्म में नहीं मानी जाती है, और वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चले जाती है, ऐसे बोला जाता है। तो ये बोला, नो, एज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप डज नॉट एग्जिस्ट, ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट ट्रीटेड एज एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट।
ठीक है, तो वो जनरली किसके सेवक हैं? वो जनता के सेवक हैं, नहीं कि गवर्नमेंट के। अब आप बोलोगे सर गवर्नमेंट भी तो किसके थ्रू बनी हुई है? जनता के थ्रू। पर यहाँ पे ऐसे माना जाता है कि एक तरीके से वो गवर्नमेंट के सेवक नहीं है, वो किसके? जनता के सेवक है, पब्लिक के। इसलिए उनका जो है इनकम फ्रॉम सैलरी में पार्ट नहीं जाएगा, वो किस में जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। पेमेंट रिसीव्ड बाय देम शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक। अब आपको डेफिनेशन ऑफ सैलरी दे रखी है, मैंने आपको शायद ऊपर बताया नहीं या बताया होगा कि एक तरीके से जो डेफिनेशन का पार्ट है सैलरी का, वो कोई हम नहीं बोल सकते कि प्रॉपर दे रखा होगा, उसमें इंक्लूड बोल दिया। तो इंक्लूड में तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। ये बोल रहा है एज पर सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 सैलरी इंक्लूड्स द फॉलोइंग। अब इसमें वेजेस भी आ रही है। वेजेस का मतलब क्या हुआ कि अगर हम सैलरी की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑफिस का एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसका सैलरी का पार्ट आएगा, और कॉन्ट्रैक्टर अगर लेबरर से काम करा रहा है, वर्कर से, या कोई आर्टिशियन हो गया, कोई नॉर्मल छोटा मोटा पर्सन हो गया जो कि है ना, बताऊँ क्या, छोटी मोटी मजदूरी कर रहा है, तो वो वेजेस का पार्ट भी सैलरी वाले पार्ट में आ जाता है। इसका मतलब छोटे मोटे जैसे लेबरर हो गए, उनको जो भी मजदूरी मिल रही है वो भी वेजेस के पार्ट में आएगा, और वेजेस किस में इंक्लूड हो जाता है? सैलरी में इंक्लूड हो जाता है। जनरली ये क्या करते हैं? डेली बेसिस पे काम करते हैं या पीस रेट बेसिस पे काम करते हैं, आपको पता है। तो वेजेस सैलरी में आ रहा है। एन्युटी और पेंशन का पार्ट पूरा हम से देखेंगे, वैसे ही ग्रेचुटी का पार्ट अगली वीडियो में कवर करेंगे। फीस, कमीशन, परक्विजिट्स और प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू एनी सैलरी और वेजेस, ये भी आपका अलग से पार्ट आएगा। फ़ी कमीशन तो थोड़ा थियोरटिकल पार्ट है, बता दूंगा, बीच बीच में आता रहेगा। एनी एडवांस ऑफ सैलरी, अभी आपका प्लेस या एक्रोल ऑफ सैलरी का पार्ट आएगा, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। एनी पेमेंट रिसीव्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी पीरियड ऑफ लीव नॉट अवेल्ड ऑफ बाय द एसएससी, ये धीरे धीरे करके आपके आगे आते जाएंगे। तो अगर आपको ये बाद में देखना है तो बाद में देख लेना, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपने अपने बीकॉम सेकेंड ईयर या जिस भी आपके बीकॉम के पार्ट में आता है, जैसे हमारे यहाँ सेकेंड ईयर में आता है, एमकॉम में भी आता है, जिसने डायरेक्ट टैक्स का पार्ट लिया हुआ होगा तो उसने जनरली ये सारा पार्ट कवर किया होगा। द पोर्शन ऑफ द एनुअल एक्रीशन इन एनी प्रीवियस ईयर टू द बैलेंस एट द क्रेडिट ऑफ एन एम्प्लॉय पार्टिसिपेटिंग इन रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड टू द एक्सटेंट इट इज़ टैक्सेबल। मैंने देखिए बताया था, वह एनुअल एक्रीशन का पार्ट आपको बताया था, तो वो भी आपका आगे आएगा। ट्रांसफर्ड बैलेंस इन ए रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड टू द एक्सटेंट इट इज़ टैक्सेबल, तो मैंने आपको ये भी बताया था एक तरीके से कि डीम टू बी रिसीव्ड आपको बताया था, ध्यान हो तो डीम टू बी रिसीव्ड में जनरली हमने ये भी कवर किया था कि अनरिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड का जो भी बैलेंस है वो किस में जा रहा है? रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जा रहा है। मैंने आपको बताया था सैलरी का 12%, उससे अगर ज़्यादा जो भी पार्ट है, ठीक है, जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया, किसने? एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया है, तो वो एक्सेस पार्ट डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया माना जाएगा। इसी तरीके से मैंने बताया था कि जो भी रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड का पार्ट है उस पर जो इंटरेस्ट का पार्ट है, अगर वो 9.5% से ऊपर है तो वो भी डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया माना जाएगा। तो वैसे ये सैलरी के पार्ट में माना जा रहा है, ठीक है। आई क्या दे रखा है? कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय एम्प्लॉयर इन द प्रीवियस ईयर टू द अकाउंट ऑफ एन एम्प्लॉय अंडर ए पेंशन स्कीम रेफर्ड इन सेक्शन 80 CCD नेशनल पेंशन स्कीम एंड अटल पेंशन योजना। अब देखिए ये सारे जो पार्ट है ना, आगे धीरे धीरे करके डिटेल में आएंगे, या डिडक्शन वाले पार्ट में, जैसे 80, जैसे आप क्या बोलते हो 80C से लेके 80U की जो भी डिडक्शन है उस वाले पार्ट में कवर करोगे। अब जनरल नोट्स दे रखे हैं, ये भी थोड़े काम के हैं, जिसमें आपको क्या बोल रहा है कि कभी कभी वॉलंटरी पेमेंट होता है या सरेंडर की भी सैलरी होती है, तो वो टैक्सेबल है या नहीं है, वो जनरली हम इस जनरल नोट्स में कवर कर लेते हैं। ये बोल रहा है सैलरी एंड वेजेस आर आइडेंटिकल इन द इनकम टैक्स एक्ट, तो कोई डिफरेंस नहीं होता, यानी दोनों क्या होती है? समान मानी जाती है। अब देखिए दूसरा क्या बोल रहा है? वॉलंटरी पेमेंट। इसका मतलब क्या है? एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को क्या कर दिया? वॉलंटरी पेमेंट कर दिया, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कर दिया, तो वो भी सैलरी का पार्ट माना जाएगा, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल हो चाहे वो वॉलंटरी हो, कोई डिफरेंस नहीं होता। तो बोला द एक्ट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस बिटवीन वॉलंटरी एंड कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट, बोथ आर टैक्सेबल एज सैलरी। रेमुनरेशन फॉर एक्स्ट्रा वर्क, देखिए आपको बताएं कि ओवर टाइम करते हो आप, तो ओवर टाइम के लिए जो भी आपको क्या मिलता है? आपके जो नॉर्मल आवर्स होते हैं वो 10 to 5 होते हैं, लेकिन कभी कभी आप क्या करते हो 2 आवर्स 3 आवर्स एक्स्ट्रा काम करते हो। सैटरडे को आपका हाफ टाइम होता है लेकिन आप फुल टाइम लेते हो कभी कभी, तो सामने वाला एम्प्लॉयर क्या करता है? आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करता है। तो उस केस में क्या है? आप ऑफिस की ड्यूटी कर रहे हो, आप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशन के थ्रू ही काम कर रहे हो, तो ये भी सैलरी के फॉर्म में आएगा। तो ओवर टाइम बोनस हो गया, ओवर टाइम जो भी फीस हो गई, वो आपके सैलरी के फॉर्म में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है सैलरी फ्रॉम मोर देन वन सोर्स, आपको अलग अलग एम्प्लॉयर से जो भी सैलरी मिल रही है प्रीवियस ईयर में, वो सारी एक साथ जुड़ जाएगी और वो टैक्सेबल हो जाएगी सैलरी में, तो यही पार्ट बोल रखा है। सैलरी फ्रॉम फॉर्मर, प्रेजेंट और प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर, देखिए सीधी बात है, अभी जो करंट में एम्प्लॉयर है वो पास्ट का जो एम्प्लॉयर था, आपको पता है कि पास्ट में जो एम्प्लॉयर था उसने आपको सैलरी कुछ नहीं दी थी तो आपको मिल गई, लेकिन याद रखना अगर वो पहले टैक्सेबल हो गई तो वापस से टैक्सेबल नहीं होगी।
वो पिछले साल कभी भी ड्यू बेसिस पे अगर टैक्सेबल हो गई, क्योंकि जब भी हम बेसिस ऑफ चार्ज पढ़ेंगे अभी सेक्शन 15, अभी देखिए मैंने आपको डेफिनेशन का कौन सा बताया, सेक्शन 17 सब सेक्शन 1। वैसे ही बेसिस ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है कि सैलरी ड्यू या रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर, कि ड्यू हुई है या रिसिप्ट हुई है, दोनों में से जो पहले हो उसके बेसिस पे हो जाती है। लेकिन वो पिछले साल मान के चलिए नहीं हुई, और इस साल आपको पता है कि आपको सैलरी मिल गई फॉर्मर एम्प्लॉयर से, तो इस साल वो क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी, क्योंकि वो पिछले साल जब भी ड्यू हुई थी तब आपको क्या थी, मिली नहीं थी। तो एरियर ऑफ सैलरी बोल सकते हैं कि सैलरी का बकाया जो कि पहले कभी ड्यू तो हो गया था लेकिन उस केस में क्या टैक्सेबल नहीं था या उस पर टैक्स नहीं लग पाया था, तो इस साल लग जाएगा, यानी प्रीवियस ईयर में टैक्स लग जाएगा जब आपको सैलरी मिली। तो सैलरी फ्रॉम फॉर्मर प्रेजेंट तो मिलता ही है, और प्रोस्पेक्टिव जो भी एम्प्लॉयर आपका बनेगा उससे आपको एडवांस मिल गया एक तरीके से। तो बोला है चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड सैलरी। एग्जाम्पल पेंशन फ्रॉम ए फॉर्मर, देखो ये एग्जाम्पल बिल्कुल बढ़िया दे दिया कि फॉर्मर एम्प्लॉयर से आपको क्या मिल रही है, पेंशन मिल रही है, तो वो तो पास्ट एम्प्लॉयर है लेकिन आपको पेंशन मिलती जा रही है, तो वो आपके सैलरी का पार्ट बनेगी। वैसे ही एडवांस सैलरी फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। ठीक है, फॉर गोइंग ऑफ सैलरी, अब देखिए आप क्या कर रहे हो, अपनी सैलरी, एम्प्लॉय ने जो सैलरी कमाई वो क्या कर रहा है, उसका कुछ हिस्सा छोड़ देता है या पूरा का पूरा हिस्सा छोड़ देता है, तो वो क्या सोचता है कि मेरी टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनेगी, उस पर टैक्स का पार्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। ऐसा नहीं है, उसे एप्लीकेशन ऑफ इनकम ही बोला जाएगा कि आपने वेवर कर दिया क्योंकि आपने कमा तो लिया था, अब आप इसको कहीं पे भी दो, तो उसको डाइवर्जन नहीं बोला जाएगा, जनरली याद रखना, उसे एप्लीकेशन ऑफ इनकम ही बोला जाएगा और वो पूरा का पूरा आपका टैक्सेबल होगा। लेकिन कुछ केसेस में होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा वॉलंट्री, ये वाला पार्ट एक मिनट बता देता हूँ, ये रहा वॉलंट्री सरेंडर ऑफ सैलरी। नोट, हाउएवर वेयर एन एम्प्लॉय ऑप्ट टू सरेंडर इज सैलरी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 2 ऑफ वॉलंट्री सरेंडर ऑफ सैलरी एक्ट 1961, द सैलरी सो सरेंडर्ड शैल नॉट बी टैक्सेबल। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जनरली जो पार्ट है ना, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गए एम्प्लॉयज़, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हो गए, तो वो क्या करते हैं कभी कभी पब्लिक इंटरेस्ट में छोड़ सकते हैं सैलरी, कि सारा का सारा मेरी सैलरी का हिस्सा पब्लिक के लिए खर्च किया जाए, हॉस्पिटल को दान दे दिया, ठीक है, किसी रोड पुल उसके लिए दान में दे दिया, कि मेरी सैलरी का सारा हिस्सा मैंने सरेंडर कर दिया। तो अगर वो ऐसे सरेंडर कर देते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले जाता है, तो उस केस में गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स नहीं लेती, यानी सैलरी पे टैक्स लाइबिलिटी का पार्ट नहीं करती है। लेकिन इसके अलावा जो भी प्राइवेट एम्प्लॉय अगर वो छोड़ देते हैं तो उनका तो टैक्स लगेगा ही लगेगा, टैक्स लाइबिलिटी का पार्ट बनेगा ही बनेगा। तो ये जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कि टैक्सेबल नहीं होगा, जबकि बाकी के लिए टैक्सेबल हो जाएगा, चाहे वो छोड़ भी देते हैं तो, यानी सरेंडर भी कर देता है तब भी टैक्सेबल हो जाएगा बाकियों के लिए। अब बेसिस ऑफ चार्ज, सिंपल पार्ट, सैलरी चार्जेबल टू टैक्स आइदर ऑन ड्यू बेसिस और ऑन रिसिप्ट बेसिस विच एवर इज अर्लियर, हैंस टैक्सेबल सैलरी इंक्लूड्स। अब देखिए आप सोचिए कि आपको सैलरी प्रीवियस ईयर में मिलनी थी, तो आपको बताया कि वो ड्यू बेसिस पे मिल जाएगी अप्रैल से लेके मार्च की। अगर मैं ना नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात करूँगा, और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं तो जनरली क्या बोलते हैं, मार्च से लेके फरवरी की। ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि आपको पता है कि 1 अप्रैल से लेके, जैसे मैं 30 अप्रैल बोल रहा हूँ, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में क्या होता है, उनको जो अमाउंट मिलता है वो ऐसे बोला जाता है कि अगले मंथ की फर्स्ट तारीख को मिल जाएगा। तो अगले मंथ की फर्स्ट तारीख को मतलब क्या होगा, अप्रैल का जो है वो मई में ड्यू होगा, मार्च का जो है वो कब ड्यू होगा, अप्रैल में। ठीक है, ऐसे करते करते जो लास्ट में फरवरी आया उसका कब ड्यू होगा, मार्च में, और मार्च का कब ड्यू होगा, अप्रैल में। तो इसलिए क्या बोलते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए जो होता है वो मार्च से लेके फरवरी का होता है, ऐसे बोला जाता है। जब भी हम सैलरी का पार्ट कभी कभी कैलकुलेट करते थे, या आपने बीकॉम की बुक में कैलकुलेट किया होगा। और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए क्या बोला जाता है कि उनका अप्रैल से मार्च ही आता है। देखिए याद रखना कैसे, क्योंकि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल आपने काम किया, आपको सैलरी मिलेगी 1/5 को, तो अप्रैल वाली कब ड्यू हुई, मई में। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो मार्च वाली हुई है वो कब हुई, अप्रैल में। तो मार्च से लेके फरवरी की सैलरी कैलकुलेट की जाती है, क्योंकि आपको पता है कि वो कैलकुलेट तो अप्रैल से मार्च पीरियड के लिए ही कैलकुलेट की जाएगी, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। आपको पता है कि प्रीवियस ईयर है 1920, तो 1 अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च 20 की ही कैलकुलेट की जाएगी। लेकिन मार्च की कब आ रही है गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, अप्रैल में। ठीक है, और फरवरी की लास्ट का जो आएगा ना वो कब जाएगा, मार्च में। तो आपको पता है कि मार्च की अप्रैल में और फरवरी की मार्च में, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि इनकी जो सैलरी ली जाएगी वो मार्च से फरवरी की ली जाएगी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, और जो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी की ली जाती है अप्रैल से लेके मार्च की, नॉर्मल, क्योंकि प्राइवेट एम्प्लॉयज़ को जो जनरली मिलती है वो मंथ के एंड में ड्यू हो जाती है, ऐसा बोला जाता है। अब मिले कभी भी, लेकिन ड्यू कब हो जाती है, मंथ के एंड में। अब देखिए मैंने क्या बताया कि वो तो मैंने एक्स्ट्रा पार्ट बताया, तो उसको चाहे आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है जो मैंने अभी बताया।
फिर भी अगर आपको दिमाग लगाना तो लगा लेना, सिंपल सा पार्ट है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि मार्च का अप्रैल में होगा, तो आप देख सकते हो कि फरवरी का मार्च में होगा। ऐसे पर्टिकुलर पार्ट आप सोच के कर लीजिए तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि मार्च से लेके फरवरी का पार्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए रहता है और अप्रैल से लेके मार्च का बाकी अदर एम्प्लॉयज़ के लिए हो जाता है। सिंपल सा पार्ट है। अब देखिए यहाँ पे जो बोल रहा है कि टैक्सेबल सैलरी में क्या इंक्लूड होगा, एडवांस सैलरी ऑन रिसिप्ट बेसिस। तो सीधी सी बात है, अगर आने वाले ईयर की सैलरी, जो नेक्स्ट ईयर में सैलरी जो आपको मिलनी थी वो इसी साल मिल गई, तो वो जनरली क्या बोल रहा है, ड्यू बेसिस या रिसिप्ट बेसिस, दोनों में से जो पहले हो। तो ड्यू तो अगले साल होगा, लेकिन रिसिप्ट आपको अभी मिल गई, एडवांस मिल गया। सैलरी पेड इन एडवांस इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरीज इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट। अगर वो इस साल टैक्सेबल हो गई तो अगले साल जब भी वो ड्यू होगी वो टैक्सेबल नहीं होगी, याद रखना। सच एडवांस सैलरी शैल नॉट बी इंक्लूडेड अगेन इन द टोटल इनकम व्हेन द सैलरी बिकम ड्यू। तो अगले साल जब भी वो ड्यू होगी वापस से टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि इस साल ही वो टैक्सेबल हो गई है। अब देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑन ड्यू बेसिस, इसका मतलब क्या है, अगर पिछले साल की कोई सैलरी ड्यू थी, मान के चलना कि उस पर टैक्स नहीं लगाया गया था पिछले साल, तो इस साल क्या हो जाएगा, उस पर टैक्स लगेगा। सैलरी फॉलिंग ड्यू इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरीज इन द ईयर इन विच इट फॉल्स ड्यू। सच ड्यू सैलरी शैल नॉट बी इंक्लूडेड अगेन इन द टोटल इनकम व्हेन इट इज़ रिसीव्ड। ये नॉर्मल वाली दे रखी है, ये मैंने गलती से पिछली वाली बोल दी। ये नॉर्मल वाली क्या दे रखी है कि अगर सैलरी जिस साल ड्यू हुई है, आपको पता है कि 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल की सैलरी आपने अर्न कर ली लेकिन आपको मिली नहीं, तो आपको पता है कि आप एक प्राइवेट एम्प्लॉई और अप्रैल से मार्च आपकी सैलरी काउंट होती है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। तो आपको पता है कि आपको सैलरी कब मिलेगी, 1 से 30 अप्रैल की, या तो 30 को ही मिल जाएगी मान के चलिए, अगले दिन मिलेगी, 1 को मिलेगी, 2 को मिलेगी, 3 को मिलेगी, मिलेगी तो सही। तो ये बोल रहा है सैलरी फॉलिंग ड्यू इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरीज इन द ईयर इन विच इट फॉल ड्यू। तो अगर अप्रैल से मार्च में वो ड्यू हुई है तो वो टैक्सेबल भी उसी साल में होगी। तो ये बोल रहा है नोट में, सच ड्यू सैलरी शैल नॉट बी इंक्लूडेड अगेन इन द टोटल इनकम व्हेन इट इज़ रिसीव्ड। ठीक, देखिए इसका एक सिंपल एग्जांपल ये भी देख सकते हो। मान के चलिए कि मैंने क्या बताया, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च अगले साल का, 1 अप्रैल से लेके अगले साल के 31 मार्च आपको सैलरी मिलती है। लेकिन 1 मार्च से लेके जो 31 मार्च है, यानी जो साल का एंड है, एंड मंथ है, उसमें जनरली वो ड्यू हो गई। लेकिन आपको जो रिसीव हुई उसके अगले साल रिसीव हुई, ये 1920 चल रहा है, और आपको जो मिली वो कब मिली, 2021 में मिली। लेकिन आपको पता है कि ड्यू बेसिस पे आपका टैक्स निकल चुका है, मतलब 1920 में उस सैलरी को आप इंक्लूड कर चुके हो ड्यू बेसिस पे। तो आपको रिसिप्ट बेसिस पे इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको तो 2021 में मिली है कि 31 मार्च का जो है आपका, मार्च से 31 मार्च का, 1 मार्च से 31 मार्च का अप्रैल में मिला है, तो आपको अप्रैल 20 को उसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने ड्यू बेसिस पे उसका टैक्स का वार्ड निकाल दिया। अगर आप अप्रैल में भी उसको जोड़ देते हो तो डबल टैक्स हो जाएगा, समझ गए। तो बोला नोट सच ड्यू सैलरी शैल नॉट बी इंक्लूडेड अगेन इन द टोटल इनकम व्हेन इट इज़ रिसीव्ड। तो जब रिसीव्ड होती है वापस से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने ड्यू बेसिस पे उसका टैक्स का पार्ट कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, यानी आपने इनकम फ्रॉम सैलरी में आपने उसको ऐड कर दिया है। वैसे क्या बोल दिया कि एनी इंक्रीमेंट इन सैलरी विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट विच हैव नॉट बीन टैक्स इन द पास्ट। देखिए सीधी सी बात है, कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से क्या होता है, इंक्रीमेंट हो जाता है उनका सैलरी का। तो क्या होता है कि जितना भी सैलरी का टोटल होता है, अमाउंट एक्यूमुलेट होता है, वो उन्हें मिल जाता है। इस साल मिल गया, तो आपको पता है कि जैसे ही जो एक्यूमुलेट हो गया और जो जमा हो गया एक तरीके से, वो पिछले साल कभी भी टैक्सेबल नहीं था। ठीक है, यानी पास्ट ईयर में टैक्सेबल था ही नहीं, क्योंकि पता ही नहीं था कितना इंक्रीमेंट होना है। तो जैसे ही वो एरियर सैलरी का मिल जाता है, बकाया मिल जाता है, तो जब वो रिसिप्ट हुआ तब वो टैक्सेबल हो जाता है। देखिए इसका कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। नॉर्मल सोचिए कि मान के चलिए कि जब आपको 1 अप्रैल 16 से लेके मान के चलिए अभी तक आप काम कर रहे हो किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, ये मान के चलिए, और आपको कितने मिल रहे हैं, 25,000 रुपीज़ अभी मिल रहे हैं करंट में। जब आपका 1 अप्रैल 16 से इंक्रीमेंट हुआ, ये बोल रहा है, तो 2,000 रुपीज़ पर मंथ बढ़ गए। तो जितना भी आपने इसको कैलकुलेट किया, और मान के चलिए कि आपका जो टोटल एरियर ऑफ सैलरी है वो आया कितना, 70,000 आया। ठीक है, तो जो 70,000 का पार्ट आया वो आपको पिछले साल मिलेगा, तो वो रिसिप्ट बेसिस पे क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा जब भी आपको मिलेगा। तो आपको जो नॉर्मल सैलरी मिल रही है वो ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल तो होगी होगी, लेकिन जो सैलरी का बकाया मिलेगा वो रिसिप्ट बेसिस पे टैक्सेबल हो जाएगा जब भी आपको मिले। तो बिल्कुल सिंपल सा पार्ट है, याद रखना। सैलरी ड्यू बेसिस पे होती है, जो कि आपकी प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होती है, चाहे पे की जाए चाहे नहीं की जाए। सैलरी एडवांस में अगर आपको मिल जाती है तो उस केस में क्या होता है, चाहे अगले साल ड्यू होगी तो क्या बोलेंगे हम, चाहे ड्यू हो चाहे नहीं हो, अगर हमें एडवांस में सैलरी मिल गई
तो वो उसी साल टैक्सेबल हो जाएगी जिस साल एडवांस में मिली है। और एरियर ऑफ सैलरी में क्या बोलते हैं कि अगर वो पहले कभी टैक्स नहीं लगा, उसमें पास्ट में कभी भी टैक्स नहीं लगा, तो वो पिछले साल जब भी रिसिप्ट होगी तब वो टैक्सेबल हो जाएगी। ये सोच के चलिए। मिस्टर एक्स देखिए एग्जाम्पल दे रखा है, इसके थ्रू आपको पता चल जाएगा। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ। अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो थोड़ा और आइडिया हो जाएगा, सिंपल सा लगेगा। मिस्टर एक्स जॉइंड ए लिमिटेड फॉर ए सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ ऑन 1 अप्रैल 17। देखिए कितना पुराना ईयर दे रखा है एक तरीके से। इन दियर 18-19 हिज इंक्रीमेंट डिसीजन वॉज पेंडिंग था। 1 अप्रैल 19 हिज इंक्रीमेंट वॉज फाइनलाइज एज फॉर 18-19 एज ₹1,000 पर मंथ एंड फॉर 19-20 ₹1,500 पर मंथ। अब सोचिए, देखिए 18-19 के लिए ₹1,000 पर मंथ है तो 1,000 इंटू 12, और 19-20 के लिए कितना हो गया, ₹1,500 पर मंथ है। अब आप ये सोचिए कि 19-20 के लिए ₹1,500 पर मंथ है। अब देखिए इसमें जनरली दो चीज़ें याद रखना कि मैंने आपको बताया प्रीवियस ईयर 19-20 होगा, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, असेसमेंट ईयर 2021 का पार्ट। तो मैंने जो भी एग्जांपल दिए हैं वो जनरली क्या है, प्रीवियस ईयर 19-20। जब तक मैं स्पेसिफिकली नहीं बोलूँ तो याद रखना ये प्रीवियस ईयर 19-20 के लिए। जब भी इंक्रीमेंट होता है तो ये मत सोचना कि 5,000 पर मंथ है, ये 1,000 18-19 में हुआ और 19-20 में 1,500 हुआ, तो आप क्या सोचोगे 5,000 प्लस 1,500 65। ऐसा नहीं है, आपको पता है कि ये मिलना चाहिए था, तो 5,000 प्लस 1 6 होंगे। फिर आपको 1,500 उसके अगले साल से 19-20 से मिलना चालू हुआ, मतलब प्रीवियस ईयर में आपको 1,500 और मिलना चालू हुए, तो 6,000 प्लस 1,500 अब आपके 7,500 रुपीज़ हो गए। इंक्रीमेंट ये होता है इसका मतलब, ठीक है। तो आपको पता है कि देखिए आप काम करते हो, आप कहीं पे भी नॉर्मल प्राइवेट जॉब पे भी काम करते हो, तो आपको पता है कि आपने कई साल काम किया, या आप नए भी हो, आपने 1 साल काम किया, तो आप क्या उम्मीद करते हो कि आपकी सैलरी बढ़े। तो आपको इंक्रीमेंट हुआ कितने रुपए, 500 रुपीज़ पर मंथ बढ़ा दिए। पहले आपको मिलते थे 10,000, तो अब आपको 10,500 बढ़ेंगे मिलेंगे। फिर आपके है ना 1,500 और बढ़ा दिए, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि 10,000 प्लस 15, ऐसा नहीं, 10,500 प्लस 1,500, तो आपको 12,000 मिलेंगे। तो वैसे ही यहाँ पे क्या आपका 2 साल से चल रहा था कि इंक्रीमेंट आपको नहीं मिल रहा था, वो पेंडिंग था। तो आपका एक तो 1,000 पर मंथ हुआ, तो 5,000 प्लस 1,000। पर अब सोचिए कि अगर मैं 19-20 के अकॉर्डिंग सोच रहा हूँ तो ये तो मुझे उसी साल मिलेगा प्रीवियस ईयर में, तो ये तो पेंडिंग नहीं रहा, लेकिन ये जनरली क्या रह गया, पेंडिंग रह गया। लेकिन ये कब मिला, ये बोला सच एरियर सैलरी रिसीव्ड ऑन 5 अप्रैल। अब देखिए 19-20 में मिली है, तो मैंने एरियर सैलरी क्या बताया, जब वो रिसीव्ड होगी। तो एरियर सैलरी कौन सी है, ये वाली है, क्योंकि ये तो प्रीवियस ईयर की है, सीधी सी बात। तो ये तो नॉर्मल पार्ट ही बनेगी। तो नॉर्मल पार्ट बना, तो देखिए क्या बोल रहा है, 5,000 प्लस 1,000 तो होगा ही, मैंने आपको बताया, प्लस 1,500 आपका पार्ट होगा। तो ये देखिए 7,500 इंटू 12 करेंगे तो कितना बनता है, 90,000 बनता है। कह रहा है फाइंड ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी। फर्दर सैलरी ऑफ अप्रैल 2020 हैज़ ऑल्सो बीन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 15 मार्च 2020। ये बोल रहा है कि अप्रैल 2020 की सैलरी, अब आपको पता है कि आपकी 19-20 की सैलरी 7,500 रुपीज़ हो गई थी इंक्रीमेंट के कारण, तो वो आपकी पता है कि अप्रैल की भी अब कुछ नहीं बोल रखा, तो आप क्या बोलोगे, आपकी 7,500 ही रहेगी। तो 7,500 आपको कब मिलेगी, मार्च में। तो एडवांस सैलरी आपको 19-20 में ही मिल रही है। ये कब मिल रही है, 19-20 में ही मिल रही है। तो देखिए एडवांस सैलरी ये वाला पार्ट, और देखिए जो एरियर सैलरी का था वो 18-19 का था। तो जब भी हम एरियर बोलते हैं तो 19-20 में आप खड़े हो, ये सोचिए। तो आपको अगर पिछला बकाया मिल रहा है, तो पिछला कौन सा मिल रहा है, 18-19 के 1,000 जो मिल रहे हैं वो इस साल मिलना चालू हो जाएंगे। तो देखिए 1,000 इंटू 12, 12,000, ठीक है। तो 18-19 के इस साल मिल रहे हैं, और 19-20 में तो 1,000 मिलेंगे प्लस 1,500 और मिलेंगे, तो टोटल 7,500 हो गए, ठीक है। तो आप ये सोचिए कि 5,000 सैलरी थी आपकी, पर वो 1 अप्रैल 17 से थी, तो आपका जो बकाया था वो क्या था कि 17-18 तक तो आपने काम किया, 5,000 ही मिले, लेकिन अगले साल से आपके 1,000 बढ़ने थे जो आपको नहीं मिले। फिर उसके अगले साल आपको 1,500 बढ़ने थे जो आपको मिलेंगे ही, क्योंकि बोल रहा है कि आपको जो भी मिला वो कब मिल गया, 19-20 में मिल गया। तो टोटल आपको 7,500 इस साल तो मिलेंगे ही मिलेंगे, अगर आपकी मैं अभी तक की सैलरी बात करूं। लेकिन आपको बताया कि 1,000 18-19 से मिलने थे, वो नहीं मिले, तो ये बकाया हो गया, ये एरियर हो गया 18-19 का। तो 1,000 इंटू 12। इसी तरीके से एडवांस क्या हो गया कि अप्रैल 20 की सैलरी मार्च में मिल गई। तो आपको पता है कि चाहे वो ड्यू हो चाहे नहीं हो, लेकिन आपको एडवांस में मिल गई, तो जिस मंथ में मिली है तो वो मार्च में मिली है, तो वो 19-20 का है, 19-20 प्रीवियस ईयर है, तो 7,500 1,09,500 हो गया। टैक्स पॉइंट, मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलोड बाय एम्प्लॉइज इररेलीवेंट। हाँ, और पहली बात तो मैंने आपको बताया था सैलरी में क्या है, हम ना मर्केंटाइल बेसिस देखते हैं ना हम कैश बेसिस देखते हैं। वो जनरली किस में देखते हैं, हम प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में देखते हैं, मर्केंटाइल बेसिस और कैश बेसिस का पार्ट। अदर सोर्स में भी देख सकते हैं, लेकिन इसमें जनरली हम नहीं देखेंगे। इसमें क्यों नहीं देखेंगे,
क्योंकि इसमें कहाँ से आएगा सोचिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने बता दिया ड्यू और रिसिप्ट विच इज अर्लियर, जबकि मर्केंटाइल में क्या होता है ड्यू बेसिस पे ही की जाती है। तो उसमें हम क्या करते हैं एडजस्टमेंट करते हैं, उसमें क्या आता है प्रीपेड एक्सपेंस आता है, अनअर्ड इनकम आता है, एक्रूड इनकम आता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आता है, ऐसे। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है सैलरी ड्यू वर्सेस सैलरी अक्रूड। सैलरी ड्यू इज डिफरेंट फ्रॉम सैलरी अक्रूड, इसका एग्जांपल आपको दे रखा है नीचे, ये देख लीजिए। अब देखिए एक्रू और ड्यू का सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको पहले भी डीम टू बी एक्रू वाले पार्ट में जब भी मैंने इनकम का पार्ट बताया था, रिसीव्ड इन इंडिया, डीम टू बी रिसीव्ड बताया था, उसके बाद मैंने बताया था डीम टू बी अक्रू अराइज, तो उसमें मैंने बताया था कि अक्रू और ड्यू में क्या फ़र्क होता है। देखिए जब भी हम अक्रू की बात करते हैं तो आपको पता है कि आपने एक को काम किया तो आपको पता है कि सर्विस की आपको सैलरी मिलेगी, लेकिन आपको सैलरी तो बाद में मिलती है, तो आपको राइट टू रिसीव हो गया एक तरीके से कि आपको मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा जब वो ड्यू होगी। तो एक्रू तो हो गया ना, अराइज तो हो गया कि आपको सैलरी रिसीव करने का राइट तो मिल गया कि आपको सैलरी एक दिन की तो मिलेगी। मान के चलिए 1 से 5 काम करके आपने छोड़ दिया यानी 5 दिन, तो आपको 5 दिन की सैलरी मिलेगी तो सही ना, लेकिन आपने नहीं छोड़ा तो इसका मतलब क्या है ड्यू डेट जब भी आएगी कि आपको एम्प्लॉयर ने बोला कि इस ड्यू डेट को हम पेमेंट करते हैं तो आपको देंगे ही देंगे। जैसे आप मैंने बताऊँ स्कूल में काम करते हो तो आपको पता है कि 1 से लेके आपने 30 या 31 को काम किया, लेकिन स्कूल में क्या करते हैं जान पूछ के 10 को देते हैं। क्या बोलते हैं हमारी पॉलिसी ये है कि हम क्या करते हैं सबको 5 को देते हैं, यानी अगले महीने की 5 को देते हैं, अगले महीने की 10 को देते हैं। मतलब आपने अप्रैल में काम किया और आपको मई में दिया, मई में आपने काम किया आपको जून में दिया, जून में काम किया आपको जुलाई में दिया। तो आपको पता है कि आपकी अक्रू हो चुकी है, लेकिन ड्यू कब करी आपकी अगले महीने की 5 को, अगले महीने की 10 को। तो यही पार्ट है नॉर्मल। तो आप सोच सकते हैं कि अभी अभी मैंने बताया था आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में कि अगर उसकी 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल की सैलरी है तो वो कब होगी ड्यू, क्योंकि अक्रू तो हो गई लेकिन ड्यू कब होगी अगले महीने की 1 तारीख को, क्योंकि उसको अगले महीने की फर्स्ट को मिलता है। तो वही एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है। तो मैंने क्या बताया उस केस में हम अप्रैल नहीं देखेंगे, हम क्या बोलेंगे जनरली। देखिए आपको पता है कि अप्रैल की मई में, तो हम क्या बोलेंगे अप्रैल का पार्ट मई में, मई से रिलेटेड चेक करेंगे। वैसे ही मैंने अगर बोला कि मार्च की सैलरी उसको अप्रैल में मिल रही है, तभी हम क्या बोलेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो भी सैलरी देखेंगे मार्च से लेके फरवरी की देखेंगे, ठीक है। तो मार्च 19 से लेके फरवरी 20 की हम 19-20 में चेक करेंगे, क्योंकि मार्च की जो ड्यू हो रही है वो अप्रैल में, और हम ड्यू बेसिस पे देख रहे हैं एक तरीके से। और अप्रैल की कब हो रही है मई में हो रही है, मई की जून में हो रही है, तो वैसे ही लास्ट में जब फरवरी आएगा वो मार्च में हो रही है। तो एक तरीके से आप देख सकते हो कि मार्च से फरवरी की अप्रैल से मार्च ही कहला रही है, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर ड्यू बेसिस पे आप देखना चाहो तो इसलिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए बोलते हैं। ये बोल रहा है मिस्टर एक्स जॉइंड एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर ₹10,000 पर मंथ ऑन 1 December 19 इन विच सैलरी फॉल्स ड्यू ऑन फर्स्ट डे ऑफ एवरी नेक्स्ट मंथ। अब देखिए 1 दिसंबर को लगा, तो आपको बोल रहा है कि 1 दिसंबर से 31 दिसंबर की जो सैलरी है वो कब मिलेगी अगले महीने की फर्स्ट को, यानी अगले महीने की शुरू को। तो इसका मतलब क्या हो गया 1 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर 19 की कब मिलेगी 1 जनवरी 20 को, ठीक है। 1 जनवरी से 31 जनवरी की कब मिलेगी 1 फरवरी 20 को। 1 फरवरी से लेके जो 29 फरवरी है उसकी कब मिलेगी 1 मार्च को। 1 मार्च से 31 मार्च की कब मिलेगी 1 अप्रैल को मिलेगी। इन सच केस टैक्सेबल सैलरी फॉर प्रीवियस ईयर 1920 क्या होगी शैल बी ₹30,000। अब वो कैसे कैलकुलेट होगी, तो आप देखिए दिसंबर की जनवरी, जनवरी की फरवरी, फरवरी की मार्च में, और मार्च की अप्रैल। जबकि आपको क्या देखना है 1920 देखना है, तो देखिए जनवरी फरवरी मार्च टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर, और जबकि मार्च वाली अप्रैल में तो वो अगले साल होगी 2021। तो इस तरीके से सिंपल सोचना है। ऐसा ही सेम आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का केस रहता है, तभी मैंने बताया गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में मार्च से फरवरी का पार्ट लिया जा सकता है। अगर कभी देखिए क्वेश्चन आता है, क्योंकि हमारे बीकॉम की बुक में तो यही होता है, लेकिन यहाँ पे मेरे को इतना ज़्यादा पार्ट नहीं दिखा इसलिए मैंने कवर नहीं करा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आएंगे भी नहीं इतने, फिर भी बताना था इसलिए आपको। ये देखिए शुरू से सैलरी का पार्ट, बेसिक पार्ट आपको थोड़ा आना चाहिए, क्योंकि आप इसमें ही कन्फ्यूज रहते हो। अब देखिए बोल दिया कि एडवांस सैलरी वर्सेस एडवांस अगेंस्ट सैलरी। देखिए एक तो क्या होता है कि आप एम्प्लॉयर से लोन ले रहे हो, तो लोन ले रहे हो जब भी आप एम्प्लॉयर से, अपने ओनर से, तो वो सैलरी का पार्ट थोड़ी हुआ। और एक क्या होता है आप कभी कभी क्या करते हो सैलरी के फॉर्म में एडवांस ले लेते हो, तो वो एडवांस सैलरी आपका क्या है बेसिक सैलरी का पार्ट बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया, अगर आपने लोन ले लिया या सैलरी के अगेंस्ट आपने एडवांस ले लिया, लोन ले लिया, तो वो लोन सैलरी का पार्ट नहीं बनेगा, तो ये नहीं बनेगा। एडवांस सैलरी इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 17(1)(e), जो कि हमने ऊपर देखा भी। वेरस एडवांस अगेंस्ट सैलरी इज ट्रीटेड एज लोन, कि आपने क्या कर रखा है एम्प्लॉयर से लोन लिया हुआ है, हैंस नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरीज, ये याद रख लेना, ठीक है। इस तरीके से आते हैं। अब देखिए प्लेस ऑफ अक्रूल ऑफ सैलरी,
ये थोड़ा कॉम्बिनेशन किसका है, जब मैंने आपको डीम टू बी अक्रू अराइज इन इंडिया का पार्ट बताया था तो उसी का एक कॉम्बिनेशन है। अब इसमें जनरली ये सैलरी के पार्ट में दे रखा है। देखिए आपको मैंने बताया था जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, बाहर एम्प्लॉयज़ अपॉइंट करती है तो वो नॉन रेसिडेंट हो जाते हैं क्योंकि वो सालों साल वहाँ काम कर रहे होते हैं। मान के चलिए कि वो इंडिया में नहीं आते क्योंकि एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, तो अगर वो इंडिया में 182 डेज़ और मोर होते तो वो क्या कहलाते, रेसिडेंट कहलाते हैं। और उसमें भी क्या कहलाते, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी हो सकते थे मान के चलिए, या ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी हो सकते थे, क्या पता उससे पहले के जो भी 10 में से 2 साल वो रेसिडेंट इन इंडिया रहे हों और 7 में से 730 दिन या उससे ज़्यादा। तो ये पार्ट था। लेकिन हमने क्या बोला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब इनको अपॉइंट किया, अपने यहाँ के एम्प्लॉयज़ को, इंडिया के एम्प्लॉयज़ को बाहर अपॉइंट किया और सैलरी दी, तो अब वो टैक्सेबल होगी या नहीं होगी, हाँ होगी। तो वो मैंने आपको बताया था जनरली, चाहे वो मैंने क्या बताया था कि इंडिया से क्या है 182 दिन या उससे ज़्यादा बाहर भी रहें तो वो चाहे नॉन रेसिडेंट भी हो जाए तब भी टैक्सेबल होगी। क्यों होगी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें जॉब दी है, तो वो एक्सेप्शन का पार्ट आ गया। अगर आपको याद रखना है तो वहाँ मैंने बताया था डीम टू बी अक्रू इन इंडिया, तो वो कुछ एक्सेप्शन के पार्ट थे। इसके अलावा आपने वो रॉयल्टी वॉयल्टी ये सारा पार्ट देखा था, रॉयल्टी का फी फॉर टेक्निकल सर्विस का पार्ट देखा था और इंटरेस्ट का पार्ट देखा था, जनरली ये पार्ट देखा था। तो वैसे ही आप देखिए कि ये सैलरी का पार्ट भी दे रखा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, सैलरी विच इज़ रिसीव्ड इन इंडिया और अर्न इन इंडिया शैल बी टैक्सेबल इन हैंड ऑफ ऑल एसएससी वेदर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। ये मैंने आपको बताया था। देखिए मैंने आपको बताया रिसीव्ड, डीम टू बी रिसीव्ड, ठीक है, एक्रूड यानी अर्न बोल सकते हो आप एक तरीके से, कमाया जो भी, एक्रूड, डीम टू बी एक्रूड ये बताया था। अगर वो इंडिया में हो तो वो सारी कैटेगरीज के लिए, चाहे वो ऑर्डिनरली रेसिडेंट हो, चाहे वो नॉट ऑर्डिनरली हो, चाहे वो नॉन ऑर्डिनरली रेसिडेंट हो, ओ सॉरी चाहे वो नॉन रेसिडेंट हो, तीनों के लिए क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। सैलरी इज डीम टू बी अर्न इन इंडिया प्रोवाइडेड द सर्विस इज रेंडर्ड इन इंडिया। सैलरी बोल रहा है कि डीम टू बी अक्रू इन इंडिया कब मानी जाती है, प्रोवाइडेड सर्विस अगर इंडिया में दी है। द रेस्ट पीरियड और लीव पीरियड विच इज प्रिसीडेड और सक्सीडेड बाय द सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया एंड फॉर्म पार्ट ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखिए इसमें जनरली यही बोल रहा है कि सर्विस आपने जो भी दी है उससे पहले का रेस्ट पीरियड हो, प्रिसीडेड मतलब क्या हो गया एक तरीके से कि आपका पहले का पीरियड हो, और सक्सीडेड मतलब क्या हो गया कि जो आने वाला पीरियड हो, कि आपने सर्विस दे दी उसके बाद जो आपको रेस्ट मिलने वाला है, तो वो भी एक तरीके से बोल रहा है एंड फॉर्म पार्ट ऑफ द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो जो भी आपको रेस्ट पीरियड या लीव पीरियड दिया है वो आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट का पार्ट है, जो भी आपने सर्विस दी है, जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय आपस में बैठे हुए हैं उन्होंने जो भी जॉब की कंडीशन साइन की है उसके बेसिस पे उसका पार्ट है। यानी जो पहले आपने रेस्ट पीरियड ज्वाइन करने से पहले, फॉर्म को ज्वाइन करने सॉरी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले, सर्विस देने से पहले ले लिया है, या जो आप सर्विस देने के बाद जनरली लोगे, सक्सीडेड बोल रहा है ना, जो आप लोगे वो एक तरीके से आपके एम्प्लॉयमेंट के कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट हो, तो तब जाके वो क्या माना जाएगा, डीम टू बी अर्न इन इंडिया माना जाएगा। सैलरी इज डीम टू बी अर्न इन इंडिया। एक्सेप्शन में देखिए मैंने आपको बताया था अभी ऊपर, तो बोल रहा है सैलरी पेड टू ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया इज डीम टू अक्रू इन इंडिया इर्रेस्पेक्टिव ऑफ प्लेस ऑफ वर्क। सैलरी पेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैंने एक तरीके से क्या बोला कि बाहर भेजा है, तो एम्प्लॉयर कौन है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या कर रहा है, बाहर जा रहा है, तो वो डीम टू बी अक्रू इन इंडिया माना जाएगा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ प्लेस ऑफ वर्क। तो वो बाहर काम कर रहा है, चाहे वो नॉन रेसिडेंट भी हो जाए तब भी क्या हो जाएगा, उसको सैलरी को टैक्सेबल माना जाएगा कि एक तरीके से वो इंडिया में काम कर रहा है, तो उसे डीम टू बी अक्रू या डीम टू बी अर्न इन इंडिया माना जाएगा। पेंशंस पेबल आउटसाइड इंडिया टू सर्टेन कैटेगरीज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड जजेस हु परमानेंटली रिसाइड आउटसाइड इंडिया शैल नॉट बी डीम टू अराइज और एक्रू इन इंडिया। देखिए इनमें कंफ्यूज मत होना, ये एक्सेप्शन का पार्ट है, तो सैलरी के पार्ट में जनरली क्या बोल दिया, डीम टू अक्रू इन इंडिया मान लिया जाएगा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ प्लेस ऑफ वर्क। और पेंशन से रिलेटेड क्या बोल दिया, शैल नॉट बी डीम टू अराइज और अक्रू इन इंडिया, तो वो नहीं माना जाएगा। तो वो जनरली क्या मानी जाएगी, बाहर की मानी जाएगी, इंडिया में नहीं मानी जाएगी। तो ये मान ली जाएगी और ये नहीं मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए बोल रहा है पेंशन पेबल आउटसाइड इंडिया टू सर्टेन कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड जजेस। तो देखिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में क्या आता है, ये बोलता है कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसने इन एम्प्लॉयज़ को सिविल सर्वेंट के फॉर्म में अपॉइंट किया है बाहर, किसके फॉर्म में, सिविल सर्वेंट के फॉर्म में अपॉइंट किया है। और जजेस के फॉर्म में क्या बोलता है कि अगर 15 अगस्त 1947 से पहले कोई हाई कोर्ट का जजेस या फेडरल कोर्ट का जज हो और वो आज़ादी के बाद भी, यानी जैसे ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके बाद भी जज के फॉर्म में अपनी भूमिका निभा रहा है, चाहे किसके फॉर्म में, हाई कोर्ट का जज हो गया, फेडरल कोर्ट का जज हो गया, तो वो क्या कर रहा है, एक तरीके से परमानेंटली बाहर चले गया, तो उसकी जो भी इनकम होगी यानी जो भी पेंशन का पार्ट होगा
वो डीम टू बी अराइज या एक्रू इन इंडिया नहीं माना जाएगा। तो आपको इतना ज़्यादा टिपिकल नहीं देखना, आपको बस यही पर्टिकुलर सोच लेना है। मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा टिपिकल नहीं आएगा। जो नॉर्मल आपको मैंने एक्सेप्शन बताया उससे रिलेटेड आ सकता है। यहाँ पे जनरली ऊपर आपने देखा कि प्लेस ऑफ अक्रूवल ऑफ सैलरी इंपॉर्टेंट है, पहले ये बोल दिया, फिर एक्सेप्शन में बोल दिया कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सेप्शन में देखिए क्या हो गया, एक तरीके से इसका अपोजिट आ गया, ये याद रख लेना। देखिए अब 2 सेकंड में, यानी 2 सेकंड बोल रहा हूँ, 2 मिनट में शॉर्ट में सुन लीजिए कि पर्टिकुलर मैंने क्या बोला कि सैलरी जो भी मिल रही है वो क्या होनी चाहिए, इंडिया में मिलनी चाहिए या इंडिया में अर्न की भी होनी चाहिए। यानी मैंने बताया था रिसीव्ड इन इंडिया, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, अर्न इन इंडिया और डीम टू बी अर्न, या जिसको आप एक्रू इन इंडिया या डीम टू बी अक्रू इन इंडिया बोलते हो। अब डीम टू बी अक्रू में थोड़ा सा क्या था, कन्फ्यूजन था जब आपने वहाँ पढ़ा था, ठीक है, उसमें एक तरीके से पॉइंट ज़्यादा थे ये बोल सकते हो। लेकिन मैंने ये बताया था कि देखिए वो अगर वहाँ पे आप पढ़ोगे तो आपको ये वाला पार्ट भी समझ में आ जाएगा। तो देखिए सैलरी इज डीम टू बी अर्न इन इंडिया प्रोवाइडेड द सर्विस इज रेंडर्ड, यहाँ पे दिए इंडिया में, या जो भी आपने सर्विस इंडिया में दी है उससे रिलेटेड रेस्ट पीरियड लिया या लीव पीरियड लिया जो कि आपके एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन का पार्ट है, या तो आपने ले लिया सर्विस रेंडर करने से पहले या सर्विस रेंडर करने के बाद आप लोगे। प्रीसीडेड मतलब ले लिया और सक्सीडेड मतलब सर्विस रेंडर करने के बाद जो आप लोगे, जो कि आपकी एम्प्लॉयमेंट कंडीशन का पार्ट है। लेकिन अब एक्सेप्शन में क्या बोल दिया कि आपने सर्विस इंडिया में दी नहीं, लेकिन तब भी क्या बोल दिया, वो डीम टू बी अक्रू इन इंडिया मान ली गई। कब, अगर सैलरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दी जा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बाहर हायर कर रही है, बाहर एक तरीके से अपॉइंट कर रही है, ठीक है। तो उस केस में प्लेस ऑफ वर्क नहीं देखा जाएगा। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉन रेसिडेंट होते हुए भी क्या एक तरीके से अपनी सैलरी पे टैक्स चुकाएगा, क्योंकि ये माना जाता है कि, अब देखिए ये एक तरीके से कौन सा एग्जांपल हो गया, जैसे आप वो देखते हो क्या बोलते हैं उसको, हाँ इंडियन एम्बेसी, मैंने आपको क्या बताया, इंडियन एम्बेसी। तो आपको पता है कि जैसे यूएसए में इंडियन एम्बेसी है, तो वो किसने अपॉइंट की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो वहाँ पे जो भी ऑफिसर्स काम कर रहे हैं इंडियन एम्बेसी में, यूएसए में जो भी इंडियन एम्बेसी है वहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल काम कर रहे हैं, तो आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के फॉर्म में। तो उस केस में वो नॉन रेसिडेंट होते हुए भी सालों साल वहीं पे रह रहे हैं, एक तरीके से मान के चलिए 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, लेकिन जो भी सैलरी अर्न कर रहे हैं वो कौन दे रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है। तो इस केस में क्या मानी जाएगी, डीम टू अक्रू। लेकिन जो है पेंशन है ये नहीं मानी जाएगी, किन के लिए, सर्टेन कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जिसका याद रखना सिविल सर्वेंट बोला जाता है एक तरीके से, और जजेस जो कि 15 अगस्त 1947 से पहले क्या है, हाई कोर्ट या फेडरल कोर्ट के जजेस थे, और कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद में भी जजेस हैं, ठीक है। फिर आपको बोल दिया टैक्स पॉइंट, सैलरीज अर्न एट द प्लेस वेयर सर्विस इज रेंडर्ड। अब देखिए जो मैंने अभी आपको पार्ट बताया वही जनरली इसमें दे रखा है शॉर्ट में। एम्प्लॉय देखिए बोल दिया एनी, एम्प्लॉयर एनी, प्लेस ऑफ सर्विस इंडिया, सैलरी रिसीव्ड एनीवेयर। तो प्लेस ऑफ सर्विस अगर इंडिया में है तो टैक्सेबल हो जाएगा। चाहे मैंने आपको क्वेश्चन भी कवर कराए थे, अगर मैंने आपको सैलरी का पार्ट नहीं बताया लेकिन नॉर्मल इनकम का पार्ट बताया, तो वैसे भी सोच के चल लीजिए कि अगर आपने इंडिया से रिलेटेड अर्न किया, तो देखिए प्लेस ऑफ सर्विस क्या है, इंडिया। तो इसका मतलब सैलरी रिसीव्ड कहीं पे भी हो, लेकिन अर्न कहाँ पे हुआ है, एक तरीके से कमाया कहाँ पे है, इंडिया में। तो उस केस में क्या हो गया, टैक्सेबल हो जाएगा किसी भी कैटेगरी वाले पर्सन के लिए। फिर एनी यहाँ पे बोल दिया एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर एनी, प्लेस ऑफ सर्विस एनीवेयर, सैलरी रिसीव्ड क्या होगा, इंडिया में, रिसीव्ड, यस हो गया। तो रिसीव्ड डीम टू रिसीव्ड, ठीक। और यहाँ पे क्या हो गया, एक तरीके से ये डीम टू भी अर्न हो गया या अर्न हो गया। प्लेस ऑफ सर्विस क्या है, इंडिया में, तो इसको क्या माना जाएगा, अर्न माना जाएगा, क्योंकि इंडिया में आपने अर्न किया। ये डीम टू भी अर्न नहीं हुआ, सॉरी, ये अर्न हुआ। और ये क्या हो गया, सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया हो गई, इसलिए यस तीनों पार्ट के लिए, चाहे रेसिडेंट, चाहे ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, चाहे नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, और चाहे नॉन रेसिडेंट हो, तीनों के लिए क्या होगा, टैक्सेबल होगा। ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन इंडिया एम्प्लॉय, देखिए अब यहाँ पे क्या बोल दिया, ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन इंडिया। अभी आपके क्या है, दिल के साथ खेल रहा है। अगर आपको ध्यान हो कि मैंने आपको बताया था ऑर्डिनरली रेसिडेंट NOR, ठीक है, रेसिडेंट बट नॉन ऑर्डिनरली रेसिडेंट या नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट ये बताया था, और नॉन रेसिडेंट बताया था। यहाँ मैंने बोला था कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए सारा का सारा पार्ट टैक्सेबल होता है, बस किसको छोड़ के, रेमिटेंस को छोड़ के। याद रखना, जो पास्ट ईयर के अनटैक्स प्रॉफिट या जो भी इनकम है वो अगर पिछले साल आ रही है, तो आपको पता है कि वो पिछले साल आई है, तो रेमिटेंस का पार्ट टैक्सेबल नहीं होता तीनों पार्ट के लिए। तो इस केस में हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए सारी इनकम टैक्सेबल होती है रेमिटेंस को छोड़ के। तो अब देखिए ऑर्डिनरी रेसिडेंट का पार्ट है, एम्प्लॉयर कोई भी हो सकता है, प्लेस ऑफ सर्विस कोई सा भी हो सकता है, चाहे इंडिया में चाहे बाहर हो, सैलरी रिसीव्ड कहीं भी हो सकती है, लेकिन अगर वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो उसके लिए टैक्सेबल होगी। देखिए तो ये याद रखना है आपको, इस तरीके से आ सकता है। तो वो सैलरी है या कोई और भी इनकम है, तो ऐसे सोचिए। लेकिन देखिए जब भी हम एक्सेप्शन इसका पार्ट देख रहे हैं तो ये वाला सोच लीजिए, इंडियन सिटीजन, एम्प्लॉयर कौन है, गवर्नमेंट, तो वो ही एम्बेसी याद रख लीजिए,
इंडियन एम्बेसी, यूएसए में इंडियन एम्बेसी, या ऑस्ट्रेलिया में, या कहीं और पाकिस्तान में देख लीजिए इंडियन एम्बेसी, इस तरीके से सोच लीजिए। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, एम्प्लॉय को अपॉइंट किया कहाँ पे, अमेरिका में, अपनी एम्बेसी में। तो वो गवर्नमेंट के लिए ही काम कर रहा है। प्लेस ऑफ सर्विस क्या है, आउटसाइड इंडिया, अमेरिका में। सैलरी रिसीव्ड कहाँ हुई, एनीवेयर, चाहे बाहर मिली हो चाहे यहाँ मिली हो, लेकिन वो टैक्सेबल हो जाएगी क्योंकि किसने अपॉइंट किया, गवर्नमेंट ने। अगर इसकी जगह कोई और होता, देखिए नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट, जो इंडियन सिटीजन है वो बाहर काम करने के कारण, क्योंकि आपको पता है कि वो इंडिया में नहीं है, तो वो नॉट ऑर्डिनरी बन गया या नॉन रेसिडेंट बन गया। लेकिन इस बार गवर्नमेंट नहीं है एम्प्लॉयर, कोई और है, एनी। प्लेस ऑफ सर्विस क्या, आउटसाइड इंडिया। सैलरी रिसिप्ट क्या है, आउटसाइड इंडिया। अगर प्लेस ऑफ सर्विस इंडिया होता, ठीक है, तो उस केस में ये वाला पार्ट आ जाता, एनी। एनी एनी का मतलब क्या है, कुछ भी हो सकता है, एम्प्लॉयर एनी हो सकता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है ना, मैंने क्या बताया कि यहाँ पे देखिए प्लेस ऑफ सर्विस भी आउटसाइड इंडिया, सैलरी रिसीव्ड भी आउटसाइड इंडिया, और एम्प्लॉयर गवर्नमेंट नहीं है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयर होती तो टैक्सेबल हो जाता, यही तो है। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट इंडिया की नहीं है, एनी है, इसका मतलब कोई और है, तो उस केस में टैक्सेबल क्या हो जाएगा, नो। एनी का मतलब याद रखना गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है। तो इस केस में क्या है, टैक्सेबल क्या हो जाएगा, नो। क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि देखिए इनकम एक्रू भी क्या बोल सकते हो, प्लेस ऑफ सर्विस, जो भी अर्न की गई है वो बाहर की गई है, और जो मिली भी है सैलरी वो भी क्या मिली है, बाहर मिली है, ठीक है। तो एनी के केस में कुछ भी हो सकता है, हाँ। और गवर्नमेंट के केस में याद रखना इंडियन सिटीजन होना चाहिए। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि सैलरी पेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया। अब देखिए मैंने आपको बताया था पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की भी आप बात कर सकते हो कि वो या उसके माता पिता या उसके दादा दादी अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हों, तो एक तरीके से वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहला सकता है, ठीक है। और इंडियन सिटीजन का पार्ट आपको पता है कि उसके पास पासपोर्ट होना चाहिए, चाहे किसी भी टाइम पर्टिकुलर हो। तो ये पर्टिकुलर सारी चीज़ें देख लेना। नेचुरलाइजेशन के थ्रू भी होता है, अगर आपको ढंग से पढ़ना है तो सिटीजनशिप एक्ट जाके पढ़ लीजिए, तो उसके थ्रू आ जाएगा। पर इतना टिपिकल आपका आता नहीं है, फिर भी मैंने ज़्यादा पॉइंट आपको बता दिए। अब देखिए कंपटीशन ऑफ सैलरी का पार्ट दे रखा है, तो ये हम अगली वीडियो से स्टार्ट करेंगे। अब ये फॉर्मेट है, ये तो जनरली देखो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर लेता हूँ, तो ये देख लेना एक एक करके। लेकिन जब भी लास्ट में एक थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा, आइडिया मिल जाएगा। और नहीं तो आपने क्या कर रखा है, बीकॉम में भी कर रखा है। देखिए जैसे ये बेसिक सैलरी दे रखा है, फीस दे रखी है, कमीशन, बोनस, ग्रेचुटी, लीव एनकैशमेंट, पेंशन। तो आपको पता है कि इनमें से कुछ ना कुछ एग्जाम्शन का पार्ट भी होता है, तो एग्जाम्शन का पार्ट लेस करने के बाद वो बाहर आता है। तो इसका मतलब क्या है, जो भी एग्जेम्प्टेड इनकम होती है वो टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनती, याद रखना। लेकिन जब भी हम डिडक्शन की बात करते हैं, डिडक्शन देखिए कहाँ आता है, नीचे यहाँ आ रहा है। तो डिडक्शन कब आता है, बाद में आता है। तो इसका मतलब वो टोटल इनकम का पार्ट बनता है, उसके बाद डिडक्शन लेस होती है। और देखिए एक और ये भी चीज़ बोला जाता है कि एग्जाम्शन जो भी होती है वो नेगेटिव में नहीं जाती है, लेकिन डिडक्शन आपकी नेगेटिव हो सकती है। डिडक्शन के थ्रू आपकी इनकम नेगेटिव हो सकती है, लेकिन जब भी एग्जाम्शन करते हैं तो एग्जाम्शन जितना है या तो उतना ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अब वो मैं आपको अगली वीडियोज़ में सिखाऊंगा, जैसे ग्रेचुटी का पार्ट आएगा तब आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपको ये थोड़ा सा देखना है तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट। देखिए ये रहा डिफरेंस बिटवीन एग्जाम्प्ट इनकम एंड डिडक्शन फ्रॉम टोटल इनकम। एग्जाम्प्ट इनकम, इनकम विच आर नॉट इंक्लूडेड इन टोटल इनकम। तो जैसे मैंने अभी सैलरी का एग्जाम्पल लिया, वैसे ही मान के चलिए कि मेरा इनकम फ्रॉम पीजीबीपी भी होता, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी होता, हाउस प्रॉपर्टी भी होता, वो सारा पार्ट मैंने जोड़ दिया होता। मान लीजिए कि सैलरी का पार्ट नहीं है, प्रॉफिट एंड मेरा है बिजनेस एंड प्रोफेशन का पार्ट है, उसकी इनकम हुई, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हुई, कैपिटल गेन की इनकम हुई, अदर सोर्स की, वो चारों मैंने जोड़ दी। तो ये बोल रहा है कि जब भी मैंने उससे रिलेटेड कोई पार्ट लिया तो एग्जेम्प्टेड इनकम में क्या बोल रहा है, इनकम विच आर नॉट इंक्लूडेड इन टोटल इनकम ऑफ द असेसी आर कॉल्ड एग्जेम्प्ट इनकम। मतलब वो पहले से ही लेस कर दी जाती है या वो ली ही नहीं जाती। तो जब भी हम एचआरए की बात करते हैं, हाउस रेंट अलाउंस की, सैलरी से रिलेटेड, तो हम क्या करते हैं, उसमें से एग्जाम्शन को लेस करते हैं, उसके बाद बाहर अमाउंट लिखते हैं जितना वो टैक्सेबल है। तो इसका मतलब क्या है, टोटल इनकम में उस एग्जाम्शन को लिया ही नहीं जाता। जैसे एक एग्जांपल के फॉर्म में क्या दे रखा है, इनकम विच आर एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10 विल नॉट बी इंक्लूडेड इन ग्रॉस टोटल इनकम। ये आ गया। डिडक्शन का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले वो ग्रॉस टोटल इनकम में ली जाएगी, उसके बाद जितना भी प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट है जो क्वेश्चन में दे रखा है, या आपको डिडक्शन चैप्टर 6A उसके अकॉर्डिंग दे रखी है, 80C से लेके 80U जनरली, वो लेस कर देते हो। वैसे ही अगर आप सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो सैलरी में क्या बोल रखा है, जो डिडक्शन है आप बाद में लेस कर रहे हो। लेकिन आगे जब भी आप ऊपर देखोगे, लीव ट्रेवल कंसेशन का पार्ट देखोगे, पेंशन का पार्ट देखोगे, ठीक है, उसमें से जो टैक्सेबल पार्ट होगा वही आप कवर करोगे। एचआरए का पार्ट देखोगे, रेंट फ्री अकोमोडेशन का पार्ट देखोगे, तो जितना आपका टैक्सेबल पार्ट होगा उतना ही कवर करोगे, जितना आपका एग्जाम्शन का पार्ट है उतना आप क्या कर दोगे, लेस कर दोगे।
ठीक, जैसे आप चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की बात करते हो तो जितना एक तरीके से एग्जेम्प्टेड है टैक्स फ्री है उतना आप हटा देते हो। तो एग्जेम्प्टेड इनकम एक तरीके से क्या करते हो आप टोटल इनकम में नहीं लेते, जबकि जो डिडक्शन है वो आप क्या करते हो ऊपर कहीं ना कहीं इनकम के पार्ट में जुड़ी हुई होती है और उसके थ्रू ही क्या होती है बाद में वो लेस हो जाती है, ऐसे बोला जाता है। तो आई होप आपको सारा पार्ट समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में और स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे करके, अभी तो सैलरी का बेसिक ही था। अगली वीडियो में जैसे आपका क्या पार्ट आ जाएगा, थोड़ा सा सैलरी का पे स्केल का पार्ट आ जाएगा, बेसिक सैलरी, फीस, कमीशन, बोनस ये आ जाएगा, और थोड़ा सा मैंने सैलरी की मीनिंग बता रखी है, फिर ग्रेचुइटी का पार्ट आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, डिटेल पार्ट है, आप पीडीएफ एक बार देखिए, आपको टिपिकल लगेगी मुझे पता है, लेकिन आप 2 बार रीड करोगे तो आपको समझ में आता जाएगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन के थ्रू भी आपको समझा रहा हूँ। ठीक, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।